हेलो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा के बीए पार्ट थर्ड की वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम यूरोपियन सॉइल्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो ई कंटेंट है, प्रिंटेड मटेरियल है, वो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। देखिए, यूरोपियन सॉइल्स जो मृदा होती है ये अपने क्लाइमेट से डिसाइड होती है। क्लाइमेट का इस पर बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इसको निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो वहाँ की वनस्पति है ये भी मृदा के निर्धारक कारकों में से आती है। इसके अतिरिक्त आपने फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो मृदा के निर्धारक कारक होते हैं, जलवायु, समय, जो मात्रक चट्टाने हैं, जैविक तत्व हैं, आदि कई कारक होते हैं जो कि मृदा को निर्धारित करते हैं। उन्हीं सभी को समेटते हुए हम यूरोपियन सॉइल्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यूरोपियन सॉइल्स को बेसिकली नम प्रदेशों की मृदा और शुष्क प्रदेशों की मृदा में मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि नम प्रदेश और शुष्क प्रदेशों से मतलब है कि जो उत्तरी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, दक्षिणी यूरोप है, ये अपेक्षाकृत नम क्षेत्र हैं, क्योंकि जैसे जलवायु के क्लासिफिकेशन में आपने इस बारे में ज्ञान लिया है। और जो पूर्वी यूरोप और एक्सटेंडेड यूरोप, पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, वो अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र माना जाता है। नम क्षेत्रों में आप समझ पा रहे होंगे कि वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, नमी की मात्रा ज्यादा होगी, और शुष्क क्षेत्रों में इसके विपरीत दशा होगी। तो देखिए, जो नम प्रदेश हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, उनमें सबसे अगर हम उत्तरी यूरोप की बात करें तो आपके सर्वप्रथम आती है टुंड्रा मृदा। टुंड्रा मृदाएं जो कि एकदम आर्कटिक का जो तटीय क्षेत्र है इसमें पाई जाती हैं। और टुंड्रा प्रदेशों की जलवायु के बारे में जैसे आपको पता है कि वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है, तापमान लगभग हिमांक के नजदीक रहता है या हिमांक से नीचे रहता है, और ऋतुओं में बहुत दीर्घ अवधि पाई जाती है, और दिन रात की अवधि भी में भी अलग दशा पाई जाती है, लंबी अवधि पाई जाती है। तो इस कारण जो टुंड्रा मृदाएं होती हैं ये पूरी तरह हिमाच्छादित मृदाएं होती हैं। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से क्या होता है कि हिमाच्छादन की वजह से टेम्परेचर लगभग हिमांक के नज़दीक होने की वजह से जो जैविक तत्व होते हैं ये पनप नहीं पाते हैं। अब जैविक तत्व नहीं पनप पाते हैं तो मृदाएं कैसी होंगी? मृदाएं अनुपजाऊ रहती हैं। और इसी कारण जो ऊपरी सतह में जो खनिज तत्व होते हैं या जैविक तत्व होते हैं ये नीचे की ओर इल्यूविशन और एल्यूविशन की जो प्रक्रिया है, निक्षेपण विनिक्षेपण की, उनसे नीचे की तहों में चले जाते हैं और ऊपरी तहें लगभग अनउपजाऊ रहती हैं। और इसी कारण यहाँ पर आपको मुश्किल से काई, लाइकेन, मोस जैसी वनस्पतियाँ पनप पाती हैं, और एक तरह से ये अनउपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। अगर इससे निचले क्षेत्रों में आए, मतलब एकदम उत्तरी यूरोप के क्षेत्रों से हम अगर नीचे की ओर आए, मध्य यूरोप की ओर, तो आपको पॉडजोल मृदाएं, इस पॉडजोल मृदा के भी दो वर्ग किए जा सकते हैं। एक तो होती है पॉडजोल, एक होती धूसर ग्रे ब्राउन पॉडजोल, ये इसका सब क्लासिफिकेशन है। पॉडजोल मृदाएं लगभग उसी दशा में पाई जाती हैं कि नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, वर्षा हो रही है, हिमाच्छादन भी पाया जा रहा है, तो उपजाऊ तत्व उतने नहीं पनप पाते हैं। और जो होते भी हैं थोड़े बहुत, ये आपके वर्षा की मात्रा, जल की तादाद अधिक होने की वजह से नीचे की ओर गमन कर जाते हैं। तो ऊपरी तहें उतनी उपजाऊ नहीं होती जितना कि एक सामान्य मृदा को चाहिए होते हैं, क्योंकि जैविक तत्वों का अभाव पाया जाता है। क्योंकि ऊपरी तहों में पाए जाने वाले चूना या अन्य खनिज पदार्थ जो होते हैं वो नीचे की ओर गमन कर जाते हैं जल की मात्रा की वजह से। तो ये पॉडजोल मृदाएं हुई। ये पॉडजोल मृदाएं आपको मध्य यूरोप के क्षेत्र में पाई जाती हैं।